10वीं विज्ञान में हम लोग अध्याय 3 की पढ़ाई कर रहे थे, ऊष्मा और ताप। तो कुछ परिभाषाएं मैं पिछले क्लास में बताया हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। आज मैं ताप के प्रभाव के बारे में या ऊष्मा के प्रभाव के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को प्रश्न बनाना है, ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए। ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए, ये क्वेश्चन होगा आप लोगों का। तो ऊष्मा के प्रभाव दो तरीके से हम समझा सकते हैं। पहला है ताप का प्रभाव या ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि, दो प्रभाव आते हैं ऊष्मा के। पहला ताप में वृद्धि होता है वस्तु के, दूसरा है ऊष्मीय प्रसार। मैं पहले इसको समझा देता हूं बेटा, तब आप लोग लिखेंगे या मैं लिखाऊंगा। ऊष्मीय प्रसार, ताप में वृद्धि। तो आपको पता है जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उस वस्तु के ताप में वृद्धि होती है, और उस वस्तु से यदि ऊष्मा निकलने लग जाए तो वह वस्तु ठंडी होती है। क्लियर है? यानी कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा तीन चीजों पर निर्भर करती है। पहला, वस्तु के द्रव्यमान पर। जितना बड़ा वस्तु रहेगा गर्म करने के लिए उतनी ज्यादा ऊष्मा देने पड़ेंगे। दूसरा, वस्तु के ताप में वृद्धि पर। जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे उतना ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा। और तीसरा है पदार्थ यानी कि वस्तु की प्रकृति पर। पहला द्रव्यमान पर, दूसरा तापमान के वृद्धि जितना करके उतना ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, और तीसरा होंगे बेटा पदार्थ की प्रकृति पर। ये कैसा प्रकृति? तो ये प्रकृति बेटा विशिष्ट ऊष्मा के अनुसार होता है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, किसी की कम होती है, किसी की ऊष्माधारिता अधिक होती है, किसी की कम होती है। जैसे पानी की ऊष्माधारिता अधिक होती है। आप जानते हैं कि आग बुझाने में पानी का उपयोग करते हैं हम लोग। तो आग के चारों तरफ जब पानी की बौछार करते हैं तो चूंकि पानी की ऊष्माधारिता अधिक होती है तो आग की ऊष्मा को पानी ग्रहण कर लेता है, जिससे आग में ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है, आग का तापमान कम हो जाएगा और आग ठंडी हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से ताप में वृद्धि हो गई, ऊष्मा का प्रभाव, वस्तु का ताप बढ़ता है, जो वस्तु के द्रव्यमान और तापमान में वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण है बेटा ऊष्मा का जो प्रभाव है वो ऊष्मीय प्रसार। ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ऊष्मीय प्रसार, प्रसार मतलब होता है बेटा फैलना, विस्तारित होना। आपको पता है किसी वस्तु को गर्म करते हैं वो फैलने लगता है। जैसे गुब्बारा, गुब्बारा में आप गैस भर दीजिए और उसको आग के पास ले जाइए, आप सब जवाब देते हो तो फूट जाएगा सर करके। क्यों फूट जाएगा गुब्बारा है? क्यों फटेगा गुब्बारा है? क्योंकि जब हम गुब्बारा के अंदर गैस भरे आग के पास ले गए तो आग से ऊष्मा मिल गया उसको विकिरण द्वारा, गुब्बारे की गैस को। तो ऊष्मा मिलने से उसको गैस को ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा बढ़ने से गैस के आयतन में वृद्धि होती है, प्रसार होता है गैस का। तो गैस का जब प्रसार होगा तो गैस से बाहर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, जिससे गुब्बारा अतिरिक्त फूलता है, फैलने लगता है और गुब्बारा फट जाता है। ठीक है। ऐसे आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में आप लोगों के साइकिल के ट्यूब फट जाते हैं, भस्ट होना बोलते हैं जिसको। वही रीजन है, ट्यूब के अंदर गैस भरी है, गर्मी ज्यादा होती है तो गर्मी के कारण उसको ऊष्मा मिलता है अंदर के ट्यूब के अंदर के गैस को, और उसका प्रसार होता है और ट्यूब फट जाती है। क्लियर है? आपके किसी कार का मान लीजिए कि बॉटल है कांच वगैरह का, उसमें कार पर यानी कि कोई ढक्कन फंस गया है, आपसे निकल नहीं रहा है, तो आप लोग को एडवाइस दिया जाता है कि आप थोड़ा सा गर्म कर दीजिए उसके मुहाने को, तो शायद ढक्कन निकल सकता है। कारण क्या है? गर्म करेंगे, खासतौर पे कार फंसा हो तो जब गर्म करेंगे तो उसका मुंह है वो फैलता है, सिरा फैलता है बॉटल का, और ढक्कन आपका निकल जाता है।
तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। तो बेटा ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार। दूसरा होगा क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा होगा अपन आयतन प्रसार। जाहिर है रेखीय प्रसार में यदि ताप में वृद्धि करते हो तो वस्तु की केवल लंबाई में वृद्धि होती है। क्षेत्रीय प्रसार में वस्तु को गर्म करते हो तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। जैसे किसी धातु की प्लेट को गर्म करेंगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा बेटा। और आयतन प्रसार में यदि किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक धातु का गोला है, ऐसा धातु का गोला है। अब ये मान लीजिए कि मेरे पास कोई रिंग है या नेट है, ये नेट है, मान लो जाली। ये धातु का गोला है, ठंडे अवस्था में ये नेट के अंदर ही जाली में आ जाता है, यहां से जा सकता है। अब मैं धातु के गोला को गर्म करूंगा तो जाएगा, इसमें प्रसार होगा चारों तरफ, तो ये फैल जाएगा और फैल जाएगा तब ये नेट के अंदर नहीं जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा प्रसार हुआ? आयतन प्रसार हुआ। ठीक है, तो रेखीय प्रसार में केवल लंबाई में वृद्धि होती है। क्षेत्रीय प्रसार में आयतन में बेटा क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, प्लेट को गर्म करेंगे मान लो धातु की। और आयतन प्रसार में आयतन में वृद्धि होती है तापमान को बढ़ाने पर या उष्मा देने पर। अब हम इसमें 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। इसको अपन रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, अपन क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, अपन आयतन प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या चीज है आप लोगों का? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक किसी वस्तु के लंबाई में वह वृद्धि है, बताएंगे रेखीय प्रसार लंबाई में वृद्धि है। तो किसी वस्तु की लंबाई में वह वृद्धि है जिसके एकांक लंबाई, एकांक लंबाई मतलब बेटा 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई या 1 किलोमीटर लंबाई, जो भी हो, एकांक लंबाई के ताप को 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर होती है। किसी वस्तु के एकांक लंबाई के ताप को 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक का यदि सूत्र बनाऊंगा तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होगा बेटा, एक जैसे हैं तीनों, हाँ। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होगा लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। ऐसा फार्मूला बनता है। मैं मिटा नहीं रहा हूं समझाने के चक्कर में, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लंबाई में वृद्धि को मान लो मैं डेल एल लिख दूं, प्रारंभिक लंबाई को एल लिख दूं और ताप में वृद्धि को डेल टी लिख दूं, तो ये बन गया आप लोगों का रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक वैसे ही करेंगे बेटा, इसी के अनुसार लिखेंगे। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, लंबाई की जगह क्या आ जाएगा? एकांक क्षेत्रफल। क्लियर है कि ताप को 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसको कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। मैं रिपीट बोल रहा हूं, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर निश्चित रूप से क्षेत्रफल में वृद्धि। देख लीजिए मैं सुधार बस रहा हूं, प्रारंभिक क्षेत्रफल हो गया ताप में वृद्धि, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा डेल ए। क्षेत्रफल को ए से मैं डिनोट कर रहा हूं, प्रारंभिक क्षेत्रफल ए और क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब परिवर्तन हो जाएगा डेल ए और ताप में वृद्धि या तापमान का डेल टी। ठीक है, तो ये हो गया। अल्फा बराबर बीटा बराबर होता है बेटा 2 अल्फा।
क्यों? अल्फा लंबाई की वृद्धि है और क्षेत्रफल बीटा क्षेत्रफल वाला है। तो क्षेत्रफल में दो प्रकार का लंबाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल बोलते हैं। चूंकि दो बार लंबाई आ जाता है क्षेत्र में, एक लंबाई के रूप में और एक चौड़ाई के रूप में, इसलिए 2 अल्फा आता है बीटा का मान। बड़ी क्लासेस में प्रूफ करोगे या आपकी छोटी क्लासेस है तो रिलेशन संबंधवत दिया है बेटा। अब मैं बात करूंगा आयतन प्रसार गुणांक की। तो जाहिर है किसी वस्तु के एकांक आयतन, यहाँ आयतन हो जाएगा। देखो परिभाषा बिल्कुल एक जैसे है, ये नहीं समझना कि ये बड़ा क्वेश्चन है कैसे पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। आज ही तैयारी कर लेना और आपका ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कल परसों की क्लास में हम प्रश्न उत्तर बस देखेंगे। क्लियर है सभी को? तो किसी वस्तु के एकांक आयतन के ताप को 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है वो कहलाता है क्या? आयतन प्रसार गुणांक। तो यहाँ आयतन आ जाएगा, क्षेत्रफल की जगह आयतन, यहाँ भी आयतन आ जाएगा और इसको गामा से डिनोट करते हैं। वाई नहीं है, ये गामा है। हाँ, तो यहाँ आयतन में परिवर्तन डेल वी आ जाएगा बेटा, यहाँ वी आ जाएगा, यहाँ आयतन आ जाएगा, यहाँ आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, गामा बराबर आएगा 3 अल्फा। क्यों? आयतन का क्षेत्रफल होता है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 3 बार लंबाई आ रहा है 3 तरफ, इसलिए 3 अल्फा होगा। अब यदि अल्फा बीटा गामा में संबंध बनाए, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा आयतन प्रसार गुणांक, तो 1:2:3 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्यों होगा? अल्फा बीटा बराबर 2 अल्फा बताया तो 2 आएगा बेटा, और गामा बराबर 3 अल्फा बताया तो 3 आएगा। तो अल्फा बीटा गामा का अनुपात होता है 1:2:3। तो आपका प्रश्न था, तो हम लोग इसका जवाब करेंगे। क्या था प्रश्न? ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए। ठीक है, तो सॉरी, ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए। तो अपन ऊष्मा के प्रभाव करेंगे, आंसर लिखेंगे बेटा इसका आप लोग। उत्तर, किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर वस्तु में निम्न प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जो भी है। पहला, ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि तो कोई रखने की जरूरत नहीं, मैं फिर बोल देता हूं। किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है, और यदि उसमें ऊष्मा निकाल लेंगे उससे तो ताप में कमी आती है। उसी को लिख दीजिए। किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि होती है और वस्तु से ऊष्मा निकाल लेने पर उसके ताप में कमी आती है, ये सामान्य चीजें लिखिए, कैसा ताप बढ़ता है ऊष्मा के कारण। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है, ये नोट करेंगे आप लोग। ठीक है ना, उसके बाद अपन ये करेंगे, तो ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आगे लिखेंगे इसके, किसी वस्तु से ली गई ऊष्मा या वस्तु को दी गई ऊष्मा Q निम्न बातों पर निर्भर करती है, याद रखना। ऐसा अलग प्रश्न बन सकता है क्या? किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा किन बातों पर निर्भर करती है? बहुत आराम से समझते हैं। पहला, वस्तु के द्रव्यमान
एम पर एम इज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा एम। दूसरा, वस्तु के ताप में कमी या वृद्धि। कमी क्यों बेटा? यदि उष्मा देंगे तो ताप में कमी हो जाएगी और उष्मा देंगे तो वृद्धि हो जाएगी। तो इसको लिख देते हैं, वस्तु के ताप में परिवर्तन लिख देते हैं साफ तौर पे। परिवर्तन पर कमी वृद्धि, कमी या वृद्धि या परिवर्तन हो गया। Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल टी, परिवर्तन डेल टी पर कर देते हैं। तीसरा, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। ये समीकरण में नहीं दिखेगा आप लोगों का। ये तीन चीजों पर निर्भर करते हैं, तो इन तीनों को मिलाएंगे बेटा तो अर्थात हो जाएगा Q इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल टी। देन Q इज इक्वल टू होता है बेटा S इंटू M इंटू डेल टी, या Q इज इक्वल टू लिख सकते हो M S डेल टी, जमा जहां S एक नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा मैं पिछले क्लास में आप लोगों को लिखा चुका हूं। विशिष्ट ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। लिखते नहीं बनता है बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो, बार बार वीडियो देखने बजाय मैं लिखा हूँ, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, फिर वहां से वापस देख के आप जूम कर सके देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं आप लोगों का। तो जहां S एक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है, जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये ताप का प्रभाव हो गया बेटा। लिखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि आधा पेज लिखा गया, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सरल है, आप लोग कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे ऊष्मीय प्रभाव पे। ताप में वृद्धि के बारे में देख लिए, अब हम बात करेंगे ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। तो दूसरा करेंगे ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव नहीं है, प्रसार। ऊष्मीय प्रसार, तो किसी वस्तु को जब ऊष्मा दी जाती है तो उसके तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, और ताप बढ़ने के कारण उसकी लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस घटना को अपन कहेंगे वस्तु में क्या हुआ? ऊष्मीय प्रसार हुआ करके हम लोग इसको जानते हैं ऊष्मीय प्रसार के रूप में, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, जिसके कारण वस्तु की लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। प्रसार मतलब फैलना, विस्तार होना, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ये देखिए सिंपल सी डिफिनेशन, कोई रखने लायक परिभाषा नहीं है, आप लोग कभी भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऊष्मीय प्रकाशन। तो ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रकाशन 3 प्रकार के होते हैं। ये मिटा दूं बेटा, लाइन चेंज करके लिखेंगे। ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार ऊपर बता दिया, लंबाई में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, ठीक है।
तो अपन आते हैं पहला, क्या होगा पहला? रेखीय प्रसार गुणांक। मैं मिटा रहा हूं इसको बेटा, ठीक है। पहला फर्स्ट कर देते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। प्रसार गुणांक, अब ये क्या होगा? रेखीय प्रसार गुणांक मैं फिर बोल रहा हूं, यदि किसी वस्तु के एकांक लंबाई के ताप को 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस वस्तु के पदार्थ का क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। ठीक है आप लोगों का? तो अपन लिखेंगे किसी वस्तु के एकांक लंबाई के ताप को 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। पढ़ना है तो पुस्तक में लिख लेना, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, किसको? रेखीय प्रसार गुणांक को। हाँ, तो अब हिंदी में लिख लेते हैं इसका सूत्र। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर, क्या बोला मैंने? लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुणा तापांतर या ताप में परिवर्तन, जो चाहे चाहे, या ताप में वृद्धि लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, ताप में वृद्धि लिख दो, क्या परिभाषा के अनुसार बुक में भी वैसे लिखा है, ताप में वृद्धि। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, लंबाई में वृद्धि को डेल, इसको डेल बोलते हैं, प्रारंभिक लंबाई को एल और ताप में वृद्धि को डेल टी से। तो इस प्रकार से हमने रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में लिख लिए। ठीक है, अब आप लोगों को दूसरा करना है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तो ये सेम होगा बेटा, लंबाई की जगह क्षेत्रफल कर देना, लंबाई की जगह क्षेत्रफल कर देना। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। सेम ऐसे ही आएगा, मैं इसको थोड़ा सा सुधार रहा हूं, आपको पढ़ने में भी मदद मिलेगी, एग्जाम में भी रखना नहीं पड़ेगा। दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो मैं बोला कि बेटा किसी वस्तु की एकांक लंबाई की जगह क्या करेंगे? क्षेत्रफल करेंगे। उसकी लंबाई में, लंबाई की जगह क्षेत्रफल में, वृद्धि को रेखीय प्रसार की जगह क्या? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा की जगह क्या? बीटा, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। यहां पे आ जाएगा लंबाई की जगह क्या? क्षेत्रफल, प्रारंभिक लंबाई की जगह क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का संकेत ए देते हैं और यहाँ पे बीटा। एक लाइन लास्ट में और लिख लेना बेटा, बीटा बराबर होता है 2 अल्फा, नीचे लिख लेना इसको। तो इस प्रकार से आप लोग सेम तरीके से परिभाषा को दे दी है। तो मेरे ख्याल से आयतन प्रसार गुणांक आप लोग लिख लेंगे। तो तीसरा आयतन प्रसार गुणांक लिखना, यहाँ आयतन आएगा, क्षेत्रफल की जगह आयतन आएगा, क्षेत्रफल की जगह आयतन आएगा, यहाँ भी आयतन आएगा, और अपन उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? गामा से। मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा, इसको गामा से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ आयतन आएगा, आयतन आएगा, आयतन आएगा, और यहाँ पे डेल वी आएगा, वी आएगा, ये आएगा गामा। ठीक है, और लास्ट
मैं सुधारा नहीं, क्षेत्रफल की जगह आप लोग आयतन करेंगे तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा आप लोगों का आयतन प्रसार गुणांक। उम्मीद है इतना छोटा सा काम आप लोग कर सकते हो यदि समझ में आया होगा तो। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग समाप्त होता है बेटा। कल इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, आंकिक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आप लोगों का एक आदेश आने वाला है जो कल मैं बताऊंगा। आप लोगों को स्कूल में असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा, मतलब कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 चैप्टर से संबंधित, उसके जवाब को आप लोगों को बना के स्कूल में ला के आप लोगों को जमा करना पड़ेगा, तैयार रहे। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का क्लास